गुहला चीका विधानसभा के गांव आंधली में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने की जनसभा कहा कि ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय है, जहां कैथल में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के कार्यक्रम की परमिशन मांगने पर चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम की परमिशन भी रद्द कर दी और भद्दी गालियां भी लिख दी गई। इससे एक बात तो साबित होती है कि कैथल में अधिकारी नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंट चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठे हैं। जब वो आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए तो ध्यान रखना कि आप एमएसपी मांगने गए तो आपके साथ क्या व्यवहार किया था, हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया था, हमारे बेरोजगार युवा नौकरी मांगने गए तो क्या व्यवहार किया, हमारे सरपंच जब अपना अधिकार मांगने गए तो क्या व्यवहार किया उनके साथ। ये सारी चीजें याद रखना और उसके बाद फैसला करना कि अब जब वही लोग हाथ जोड़ के आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या व्यवहार करना है आपको उनके साथ। इस बात का ध्यान रखना। 5 साल के बाद हिसाब किताब का मौका आया है, बही में कोई कसर मत छोड़ना, बही में सारा कुछ सही से चढ़ना चाहिए, तभी हिसाब किताब दुरुस्त रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये देश का चुनाव है। एक तो होता है अपने स्टेट का चुनाव, प्रदेश का चुनाव, ये देश का चुनाव है। इस चुनाव के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा देश भविष्य में लोकतंत्र बना रहेगा या तानाशाही हो जाएगा, हमारा देश आजाद रहेगा या गुलाम हो जाएगा, हमारे देश में संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने जो बनाया वो लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमारे देश में सारे धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म में आस्था रखने की छूट होगी या नहीं होगी। ये सारी बातें इस चुनाव के ऊपर निर्भर करती हैं। पूरे देश के अंदर हमको कहीं भी आने जाने की आजादी है। आपने पहले भी देखा होगा, आप किसी भी आंदोलन में कभी दिल्ली जाने के लिए आज से पहले किसी ने आपको रोका क्या? आज से पहले किसी ने आपको ये बताया, किसी सरकार ने, कि आप दिल्ली नहीं आ सकते? दिल्ली तो हमारी राजधानी है, दिल्ली क्यों नहीं जा सकते हम? हमारे चुने हुए लोग ही तो वहां पे जाके बैठते हैं। सांसदों का घर है दिल्ली में, प्रधानमंत्री का घर है दिल्ली में। अगर हम उनके घर नहीं जा सकते, वो वोट मांगने के लिए कैसे आ सकते हैं हमारे घर? फिर हिसाब तो बराबर का होना चाहिए। इसलिए पहली ऐसी सरकार आई है जिसने आपको ये कहा कि आप देश की राजधानी में नहीं जा सकते, दिल्ली में नहीं जा सकते। इसका मतलब देश के ऊपर, देश की आजादी के ऊपर संकट है किसी तरह का। इसका मतलब आजादी के 70-75 साल बाद कोई ऐसी सरकार आई जिसने हमारी राजधानी हमसे छीनने की कोशिश की। इसका मतलब लोकतंत्र के ऊपर खतरा है किसी तरह का। आज टीवी में आप देखो तो एक ही तरह की बात दिखाएंगे, चुनाव आयोग की तरफ देखो तो एक ही पार्टी की तरफ झुका रहता है, पुलिस को देख लीजिए, किसी एजेंसी को देख लीजिए, सारे एक पार्टी की तरफ झुके रहते हैं। इसका मतलब अगर ये सारी एजेंसी, पुलिस, फौज सब कुछ एक ही पार्टी द्वारा कंट्रोल होने लगा तो इसका मतलब देश में तानाशाही आ गई। फिर आप अपने अधिकार की आवाज उठाने के लिए कभी नहीं जा पाओगे उनके दरवाजे पे। आप कोई मांग लेके जाओगे तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आप कोई मांग लेकर के जाओगे, धरना प्रदर्शन करोगे, आपको झुका दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा कि तानाशाह का जो आदेश है उसी का पालन होगा। आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रहेंगे। ये पहली बार एहसास हमको हो रहा है जब इन्होंने ये कहा कि किसान दिल्ली नहीं जा सकता, पंजाब का किसान दिल्ली नहीं जा सकता, हरियाणा का किसान दिल्ली नहीं जा सकता। जब इन्होंने पहली बार ये कहा तो इन्होंने संविधान का अपमान किया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो देश के लिए संविधान बनाया उसमें यह लिखा कि देश का कोई भी नागरिक कहीं से कहीं तक भी आ जा सकता है, किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होगी। इन्होंने रोक टोक की, इसका मतलब ये संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसी तरह से हमें अधिकार था कि हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी मांगों को लेके, इन्होंने वो अधिकार भी हमसे छीनने की कोशिश की। अब जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ये उनकी लड़ाई भी है कि ये संविधान जो बाबा साहब ने इतनी मेहनत से, इतनी कोशिशों से बनाया, देश उसके मुताबिक आज तक चलता रहा, आगे भी वो संविधान इस देश में लागू रहेगा या नहीं रहेगा। ये लड़ाई इस बात की भी है, ये चुनाव इस बात का भी है। और पहली बार आप मुझे बताओ, जब भी चुनाव होता है, हमारे तो नेता जैसे ही हमने डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को उम्मीदवार घोषित किया,
वो तो गांव गांव जा रहे हैं, हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं। वो तो सर झुका के कह रहे हैं जी मुझे वोट देना, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये बीजेपी वाले, इन्होंने उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया था, उससे पहले कह रहे हैं 400 सीट आएंगी हमारी। कहां से आएंगी भाई? लोगों के पास तो गए नहीं, वोट तुमने मांगा नहीं, उससे पहले कैसे कह रहे हैं कि 400 सीट आएंगी? फिर तो ये तानाशाही है। फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? फिर तुम जिसको चाहो राजा की गद्दी पे बिठा दो। ये तो पुराना राजा महाराजा का वक्त आ जाएगा वापस, प्रजा का राज खत्म हो जाएगा ऐसे तो। इसका मतलब इनके मन में षड्यंत्र है, इनके मन में कोई ना कोई चाल है, जिससे इनको लगता है कि बिना लोगों के पास जाए हुए 400 सीट इनकी आ सकती हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहां जनता का राज है। जिसको चाहे जनता सिंहासन पे बिठा देती है और जिसको चाहे पटक देती है जमीन के ऊपर। मैं इस बार आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, मशीन में बटन इतनी जोर से दबाना कि एक तरफा हवा बहने लगे और उसमें ये फूल भी उड़ जाए और इनका पूरा कीचड़ भी साफ हो जाए। एक तरफा वोटिंग होनी चाहिए। कई लोग बताते हैं, कहते हैं ये मशीनों के साथ कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। हमारा अनुभव ये कहता है अगर एक तरफा वोटिंग हुई, मशीन भी चिल्ला चिल्ला के ये कहेगी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। ये तो इस बार कमल हार रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। हमने दिल्ली में करके देखा, हमने पंजाब में करके देखा। जब लोग चुनाव लड़ते हैं और एक तरफा वोटिंग होती है तो ये मशीन की चालबाजियां भी काम नहीं आ पाएंगी इनके। इसलिए इस बार आप सबको देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, देश की आजादी बचाने के लिए इस बार एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ इन तानाशाहों का मुकाबला करना है। आप खुद सोच के देखो, चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सबने उनकी तस्वीरें देखी कि नहीं? जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया उनको। क्या कसूर है अरविंद केजरीवाल जी का? 2 साल से जांच कर रहे हैं, 250 जगह पे छापे मार लिए इन्होंने। बीजेपी वालों की एजेंसियों ने 250 जगह छापे मारे, 450 लोगों की गवाही हो गई। आज तक एक चवन्नी भी हमारे किसी नेता के यहां से बरामद नहीं कर पाए। इतनी ईमानदार पार्टी और इतने ईमानदार नेता आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना किसी सबूत के जेल की सलाखों के पीछे चुने हुए मुख्यमंत्री को डाल दिया। कई लोग कहते हैं भाई चल रही है इनकी तानाशाही, डाल दिया जेल में ना। इन्होंने आपके वोट का अपमान किया है। लोकतंत्र में वोट से सब कुछ होता है। जिस मुख्यमंत्री को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुन करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया, बिना किसी सबूत के उसको उठा के जेल में डाल दिया। दिल्ली के लोग तो इनको जवाब देंगे। वहां पे 7-0 से इस बार बीजेपी को हराने जा रही है दिल्ली की जनता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जिसको जेल की सलाखों के पीछे डाला उसके अंदर हरियाणा का खून है, वो हरियाणा का बेटा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा के बेटे को जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे जैसे अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह जी को डाल दिया था जेल में, और हम चुप बैठ के देखते रहेंगे क्या? हरियाणा के बच्चे के साथ ये अत्याचार हो रहा है, हरियाणवी खून के साथ ये ज्यादती हो रही है। मैं एक एक व्यक्ति जो हरियाणा का खून जिसकी नसों में हो, मैं उसका आह्वान करता हूं कि इनको जवाब दो कि अगर हमारे बेटे को जेल के पीछे डालोगे तो तुमको डस्टबिन के डब्बे में डाल देंगे, तुम्हारा डब्बा बंद कर देंगे लोकतंत्र के अंदर। आपके पास इतनी ताकत है। हमारा नेता देश का प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहा है, हरियाणा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो इन बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है। फिर वोट मांगने आएंगे हरियाणा वालों के। इसलिए इनको इस बार ये सबक भी देना जरूरी है कि अगर हमारे खून को, हमारे बेटे को हाथ लगाओगे तो उस हाथ को उखाड़ फेंकेंगे, इस कमल के फूल को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देंगे और इस बार चुनाव के अंदर इनकी जमानत जब्त करा के भेजेंगे। दूसरा कारण भी आपके पास, जो बीजेपी के भी लोग हो, किसी ने कभी बीजेपी को वोट दिया हो, उसको भी बता देता हूं, ये जो कैंडिडेट चुन के लाए हैं बीजेपी का है क्या? ये नवीन जिंदल को लेके आए बीजेपी वाले, बीजेपी का है क्या? ये बीजेपी का है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र में आए तो उन्होंने कहा ये कोयला चोर है नवीन जिंदल, बोले देश का सबसे बड़ा लुटेरा है नवीन जिंदल। आज वही मोदी जी और वही भारतीय जनता पार्टी
अपनी वॉशिंग मशीन में धो के ले आई है नवीन जिंदल को, साफ करके ले आई, ले लड़ ले चुनाव, बीजेपी की टिकट पे लड़ ले चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी इस बात को लेकर गुस्सा है। किसी को भी लाके हमारे सिर पे बिठा दोगे, पहले मनोहर लाल खट्टर को लाके सिर पे बिठा दिया, भाई मुख्यमंत्री आज से ये तुम्हारा। अब नायब सैनी जी को सिर पे बिठा दिया हरियाणा के लोगों, आज से ये है मुख्यमंत्री तुम्हारा। अब नवीन जिंदल को लाके यहां पे थोप दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं के सिर पे कि ये है उम्मीदवार तुम्हारा। इस तरह से लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती। बीजेपी के कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं नवीन जिंदल का, क्योंकि जिसको कभी कोयला चोर कह के नारे लगाए थे, आज उसको कोहेनूर कह के कैसे तारीफ करें, ये बीजेपी वाले भी सोच रहे हैं। इसलिए ये सारी चीजें देख समझ के कि जिसको ये उम्मीदवार बना के लाए हैं वो जुगाड़ू उम्मीदवार है। नायब सैनी जी को आना था मुकाबले में, लेकिन नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के। इनको लगा अगर प्रदेश अध्यक्ष हार गया तो मट्टी पलीत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए आनंद फानंद में उसको बचा के किसी तरह मुख्यमंत्री बचा के लेके गए हैं। इज्जत बचाई है भारतीय जनता पार्टी ने। कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था इनको। पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक उम्मीदवार इनके पास नहीं था जो आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता के सामने खड़ा हो सके। इसलिए कोयला चोर जिसको कहते थे कभी, जिसकी कमीज पे कोयले की कालिख लगी है, उसी को वॉशिंग मशीन में धो के लाए हैं। और ये एक जगह नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। हमारे नेता, सारे सीनियर नेता उठा के जेल में डाल दिए। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह भी डाल दिए थे, अभी जमानत होके आई है। हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया सबको। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए, अकाउंट बंद कर दिए। फिर कहते हैं चुनाव लड़ेंगे। आपने गांव के अंदर दौड़ होते देखी होगी। मोदी जी उस दौड़ में उस खिलाड़ी की तरह है जो पूरे मैदान में अकेला दौड़ना चाहता है और फिर बाद में कहेगा मैं फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट। अरे चुनाव किससे था तुम्हारा? चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ था, चुनाव कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता जेल में डाल दिया और फिर कहते हो आओ चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र, अरे कैसा लोकतंत्र है ये भारतीय जनता पार्टी का। लानत है भारतीय जनता पार्टी पे अगर ऐसे डर के चुनाव लड़ना चाहती है। मैंने कई बार कहा, मैंने कहा मोदी जी, बंद पिंजरे में तो शेर को कोई भी देख लेता है, कोई भी देख के मजाक उड़ा ले। हिम्मत है तो खुले मैदान में अरविंद केजरीवाल जैसे शेर का सामना करके देखिए, आपको आपकी हकीकत पता चल जाएगी। इसलिए ये लड़ाई अकेले अरविंद केजरीवाल की नहीं है। क्या कसूर है भाई अरविंद केजरीवाल का? क्या कसूर है? कोई एक ऐप बता दो अरविंद केजरीवाल के अंदर, कोई बता दो कि एक पैसे का कोई लालच किया, कभी अपनी लाखों की नौकरी छोड़ के आए, आईआईटी से इंजीनियर, आईआरएस और कमिश्नर का पद छोड़ के तब आपकी सेवा करने के लिए आए। ऐसे व्यक्ति को उठा के, एक चवन्नी का भी जिस पे आरोप ने उसको उठा के जेल में डाल दिया। उसका कसूर यह है कि आपके लिए फ्री बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का इंतजाम कर रहा था। इसलिए बीजेपी ने कहा ये तो गड़बड़ कर देगा, सारे गरीबों के बच्चे पढ़ जाएंगे, सारे गरीबों के बच्चे अच्छी नौकरियां लग जाएंगे, इसको जेल के अंदर भेजो। इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। कोई ये मत समझना कि बीजेपी की जाति दुश्मनी है अरविंद केजरीवाल से। आप लोगों की सेवा कर रहे थे, आपको सुविधाएं देना चाहते थे, इसलिए उठा के जेल के अंदर डाल दिया उनको। अब अगर लड़ाई लड़नी है तो अकेले अरविंद केजरीवाल नहीं लड़ेंगे, आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि उनके साथ खड़े हो, क्योंकि आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप साथ खड़े होगे तो लड़ाई मजबूत हो जाएगी। इस भारतीय जनता पार्टी को 10-0 से हरियाणा से हरा के भेजेंगे इस बार। जगह जगह पे बीजेपी के कार्यकर्ता, ये जितने उम्मीदवार इन्होंने बनाए उनका विरोध हो रहा है। सिरसा से लेके हिसार में विरोध हो रहा है इनका, सोनीपत में विरोध हुआ इनके उम्मीदवार का, हर जगह पे इनके उम्मीदवार का विरोध हो रहा है। यहाँ नवीन जिंदल का भी खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल आया विरोध किया। हर जगह इनके उम्मीदवार का विरोध हो रहा है। इस बार हरियाणा ने सोच रखा है 10-0 से हरा के भेजेंगे। जिसने हमारे अन्नदाता के साथ गद्दारी की, जिसने हरियाणा की जनता के साथ गद्दारी की, उसको 10-0 से इस बार हरा के भेजेंगे।